अब हाँ अंतर आया। तो सबसे पहले हमने बात की थी ब्लड क्या है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली तीन चीजें पढ़नी है, ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ पढ़ना है। लिम्फ बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक दे रखा है लिम्फ का, बेटा एकदम 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 इधर, ठीक है, बेसिक दे रखा है लिम्फ का। दूसरा हमें यहाँ ध्यान रखना है, ब्लड डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अगर हम पाथ की बात करते हैं तो पाथ के अंदर यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी और पोर्टल वेन, क्लियर है बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं पंपिंग मशीन तो हार्ट की बात करेंगे, ठीक है। ब्लड हमने चालू कर दिया, ब्लड की बेसिक बात बताई कि ब्लड क्या है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसका ओरिजिन क्या होगा, आप बोलोगे मीजोडर्मल, यहां कोई डाउट। वॉल्यूम की बात करते हैं, मेल में लगभग 5 लीटर, फीमेल के अंदर लगभग 4.5 लीटर। मेल में 5 लीटर, फीमेल में दो कॉज है, मेल के पास एंड्रोजन और फीमेल के पास, ठीक है, एंड्रोजन का अमाउंट कम है, अमाउंट कम है, समझ रहे हो। तो एंड्रोजन ही हीमोपोइसिस या एरेथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, क्लियर बिल्कुल। दूसरा मैंने बताया था कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ ब्लड लॉस होता है, इसलिए यहां पर वेरिएशन देखने को मिलता है। तीसरा मैंने बताया था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर के फ्लूइड के बाहर का फ्लूइड, समझ रहे हो ना। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म तो बाहर ईसी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्लियर बिल्कुल। कितना होता है, 15 लीटर। एक ही क्वेश्चन आएगा, ब्लड कितना परसेंट बनाता है, लगभग 33% बनाता है, लगभग, ठीक है, क्योंकि वो 5 लीटर है, वो 15 लीटर है, क्लियर बिल्कुल। अगर हम पीएच की बात करते हैं तो मैंने बताया था पीएच भी वेरी करती है बॉडी के अंदर, कहीं पीएच कम होती है तो कहीं पीएच ज्यादा होती है। कुछ लोग जो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं उनमें पीएच थोड़ी ज्यादा कम रहती है। कई लोग देखेंगे ना खाने के संग कोल्ड ड्रिंक पीते ही पीते हैं, उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता कोल्ड ड्रिंक के बिना, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मतलब 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पर डे पीते हैं, वो उनकी डाइट का पार्ट बन गया है। तो ऐसे लोगों का पीएच ऐसे लोगों का पीएच ऑलरेडी डाउन रहता है, और ऐसे लोगों को हमेशा ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम फ्यूचर में हो जाती है, वो कल समझाया था मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना है वेन्स के अंदर पीएच थोड़ी कम होती है, कंपैरेटिव आर्टरी, क्लियर है, कंपैरेटिव आर्टरी। तो वेन्स में कम क्यों होती है, क्योंकि जहां पर एच आयन होंगे, यहां पर CO2 होगा, वहां ऑटोमेटिकली एच आयन बढ़ जाएंगे, और एच आयन बढ़ने का मतलब पीएच कम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट। इसलिए आर्टरी की पीएच कंपैरेटिव थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि वहां CO2 कम होता है। फिर मैंने बेसिक बात बताई थी भाई कंपोजिशन क्या है। भाई ब्लड को अगर फिल्टर करोगे तो एक तरफ प्लाज्मा, एक तरफ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है ब्लड सेल, ब्लड में मिलने वाले सेल, क्लियर बिल्कुल। और प्लाज्मा के अंदर तीन चीजें पढ़ोगे और सेल में भी तीन ही सेल पढ़ोगे। प्लाज्मा में वाटर होता है लगभग 90 से 92%, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। वाटर के अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। अगर मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं तो मेनली आपको कुछ आइंस याद रखने हैं रिड्यूसिंग ऑर्डर में, ज्यादा कौन होता है कम कौन होता है, ये ऑर्डर आपको याद दिलाएगा। ये जो मैं रिड्यूसिंग ऑर्डर लिखा रहा हूं ये सेल के बाहर की कंसेंट्रेशन है, सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे हम, वो थोड़ा अलग होगा, क्लियर है, कंफ्यूज मत होना उससे। तो सेल के बाहर सबसे मैक्सिमम कौन से आयन होते हैं जरा बताओ। नंबर 2 पर सोडियम, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर मैग्नीशियम सबसे कम होते हैं और क्लोराइड सबसे ज्यादा होते हैं। यहां तक कोई डाउट था। साल्ट की बात करेगा तो साल्ट में आपको एक ही ध्यान रखना है कि बफर पूछेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और नॉर्मल पूछेगा तो NaCl सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अलावा अगर बात करते हैं तो सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और आपका यूरिया, इनका नॉर्मल वैल्यू याद रख लेना बस बहुत है, क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तीन बातें, कैसी है, कहां बनती है, क्या करती है। तो एल्बुमिन सबसे छोटी ब्लड प्रोटीन होती है, लिवर में बनती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन की बात करते हैं, लार्जेस्ट होती है, लिवर में बनती है, क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती है, कोई डाउट। फिर तीसरी हमने बात की थी ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन अब समझना, तीन टाइप में, दो टाइप को मैंने अलग किया है, एक को अलग किया है, एकदम स्टॉप, मैं पूछूंगा तब बोलना, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा। देखो मेरी एक ट्रिक को अपनाओ, ठीक है, मेरा थ्योरी अलग है पढ़ाने का पर मेरा साइंटिफिकली है, तुम मुझसे जो कहोगे मैं प्रूव करके दिखा दूंगा ऐसा होता है, और ना प्रूव कर पाया तो मैं बताना छोड़ दूंगा। जब टीचर रिवाइज कराए आंखें बंद करके पूरी ब्रेन मैपिंग करो उसकी,
समझ रहे हो? तुम चीखोगे तो तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी जनरेट होगी, तुम्हें अभी तो लगेगा हाँ हाँ मुझे आ गया, ठीक है, फिर भूल जाओगे, ठीक है। और जब ब्रेन मैपिंग करते हैं तो ये इतना तगड़ा साइनेप्स बनाती है, मैं एविडेंस दे सकता हूँ। तो मैं कह चुका हूं, मैं जो भी तथ्य बोलूंगा वो रिसर्च पेपर के बेस पे बोलूंगा, जो साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि ऐसे 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 होता है। तुम समझ रहे हो ना? 14 साल मैंने, मतलब लोग पढ़ते हैं पढ़ाने के लिए, मैंने ये सीखा है कि यार कैसे पढ़ाया जाए, कैसे मेमोरी जनरेट हो, कैसे कंफ्यूजन ना आए, कैसे जब प्रेशर में जनरेट होते हो तो तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा सॉल्व होते चले जाएं। ठीक है, अब तो कुछ चीजें होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं कहूं तुम फॉलो, मैं मानता हूं जैसे बच्चे कहते हैं सर ऐसे तो बोरियत हो जाती है, सर सो जाते हैं, तो तुम फाइट वाली दौड़ में नहीं हो, तुम तो बस यहाँ एंजॉय करने आए हो, ठीक है। अगर तुम वाकई में फाइट वाली दौड़ में हो, जहाँ तुम्हें लड़ना है, जहाँ तुम्हें रैंक लेनी है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो समझने के लिए आपको अपने अंदर चेंजेस, मैं जानता हूं कि हाँ थोड़ा तुम जब कंटिन्यू सुनते हो तो नींद आ जाती है, वो मैं ऑटोमेटिकली, मेरा आदत है, मैं हर चीज को अप्लाइड कनेक्ट करता हूं चीजों से, जिससे कि तुम्हारी नींद भाग जाए, तुम एक्टिवेटेड रहो। तुम समझ रहे हो ना? वो मैं कनेक्ट करूंगा और अपने आप में उस चीज में ऐसी फीलिंग तड़का लगा दूंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम ध्यान से सुनोगे, पर तुम कोशिश करो अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की और एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने की। मैं बहुत छोटा था तो मेरे छोटे पे समझ में आई थी ये वाली बात, छोटे पे ही, ठीक है, जो सबको पता है, छोटे बच्चे को ही पता होता है, सनलाइट को जब लेंस से कर देता हूं तो आग लग जाती है, वही तो लाइट है, ठीक है। एक मूवी देखी होगी आपने, वो आती है, क्या नाम है वो, एक्समैन करके मूवी होगी, देखी है आपने? उसमें म्यूटेंट होते हैं सारे के सारे, कितनों ने देखी है म्यूटेंट वाली मूवी? बस, क्या शर्म की वजह से हाथ नहीं उठा रहे? और मूवी मैंने खूब देखी है यार, मैट्रिक्स मैंने लगभग 25 से 30 बार देखी है, मूवी सोचो, समझने के लिए। पहली बार में समझ में नहीं आई, दूसरी बार में कुछ सी समझ में आई, तीसरी बार में मुझे एक एक किरदार के पार्ट समझ में आए। समझ, तुम्हारी एज की बात कर रहा हूं, तुम्हारी एज की, जब तुम्हारी एज पे था मूवी खूब देखता था। एज बढ़ी जब मैं, जैसे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, मैं नेट की तैयारी कर रहा था, तो नेट की तैयारी करके जब एग्जाम देने गया था तो मूवी देख के गया था मैं, तो तुम मत करना भाई, उस समय में अंतर है। और वो बड़े बच्चे एमएससी के बच्चे होते हैं, मैं एमएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। द कोर मूवी देखी थी मैंने, द कोर, ठीक है, और द कोर देख करके क्वेश्चन सॉल्व करके आया था मैं, और वो क्वेश्चन सब छोड़ के आए थे, क्योंकि नेट का पेपर थोड़ा रिसर्च लेवल का, हाई लेवल का पेपर होता है, उसका सिलेबस डिफाइन नहीं होता, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, समझना। और कोर मूवी इसी पर पूरी पूरी इसी पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा था उस मूवी के अंदर, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो अर्थ के बीच में कोर होती है ना, उसमें मेंटल लावा रोटेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से डिवाइस चल रही है ना, बिना वायर के डिवाइस चल रही है, तुम हेलो हेलो कर पा रहे हो, जो तुम एक्सपेरिमेंट भी करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट लगा करके बनता है पूरा का पूरा, तो वो किसकी वजह से है? वो कोर के अंदर मेंटल रोटेट कर रहा है, पूरी मूवी उसी पर है। उस मूवी के स्टार्टिंग के अंदर वो मेंटल का रोटेशन रुक गया है, तो पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया, तो साइंटिस्ट कैसे उसको वापस रीएक्टिवेट करते हैं? तो उनको एक मशीन बनाई थी जो कोर में, अर्थ को भेजती हुई कोर में जाती है, उसको रोटेट करती है, बड़ी अच्छी मूवी थी, ठीक है। चीजें अच्छी हो तो चीजें निकाल लेनी चाहिए काम की, और कचड़े को फेंक देना चाहिए। तुम क्या करते हो? बस कचड़े के अंदर सोचते रहते हो, अच्छा उसने ऐसी फाइट की थी, उसने ये डायलॉग बोला था, उनसे मतलब नहीं है ना। तो मैं इसलिए नहीं, ये नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम समझो मूवी पे चले जाओ, क्योंकि पहले मैं आकाश में था तो स्टार्टिंग की बात की थी, तो मैं मूवी बहुत देखता था और बच्चों को हर टॉपिक मूवी से कनेक्ट करता था, हर टॉपिक। तो बच्चों को अलग लगा, अच्छा सर मूवी देख देख के इतना मतलब कर रहे हैं, बच्चों ने मूवी देखनी चालू कर दी, और पेरेंट्स को बोल दिया सर बता रहे थे ये वाली मूवी से ये चीज कनेक्टेड है, ये मूवी, भाई फिर पीटीएम हुआ, पीटीएम में हंगामा हो गया, क्या तुम मूवी मूवी करते हो? फिर मैंने मूवी की बात करना बंद कर दी, ठीक है। पर बच्चे एकदम टिप्स पर होते थे, एक एक चीज, क्योंकि वो मूवी से कनेक्ट कर लेते थे वो चीज को, क्योंकि मेमोरी क्या होती है भाई, एक आदमी से नहीं देखा होगा, मेमोरी के कई सेमिनार हुए हैं कि फटाफट बहुत सारे टिपिकल नेम बोले और फटाफट फटाफट पूछना चालू कर दिया, और एक एक आदमी ने सारे नाम बताने चालू कर दिए, तो कैसे याद हुआ? याद करने के लिए आपके ब्रेन के अंदर पहले से सैनेप्स बने हुए हैं, जो पहले से बने हुए मैच्योर सैनेप्स, आप किसी भी मेमोरी को मैच्योर सैनेप्स की मेमोरी से जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। जैसे तेरा नाम क्या है? सगुन, सकुफ्ता, ठीक है। अब मान लो कि जब मैं एमएससी में पढ़ता था तो एक क्या सकुफ्ता टिपिकल नाम है, वहां भी एक बच्ची थी सकुफ्ता, ठीक है। तो जैसे उसने बोला तो मेरी मेमोरी उसकी बनी हुई थी, अच्छा सकुफ्ता, अरे ये तो मुझे एमएससी में बच्ची थी, उसका नाम सकुफ्ता था, ठीक है। अब मैं भूलूंगा उसका नाम कभी? जिस सामने, अरे सुन नहीं, अरे सुनो,
ये मैं बता रहा हूं कि मैंने इसके नाम को अपने उस मेमोरी से जोड़ दिया। नहीं आई तो मेरी बात? यानी आप कहीं कोई टिपिकल चीज हो ना, उसको उस चीज से कनेक्ट करो जो पहले से आपकी मेमोरी बनी हुई है, तो जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो जब भी सामने आएगी, अरे तेरा नाम क्या है, नाम तो भूल चुका हूं, अरे मेरी एमएससी में सकुफ्ता थी एक, उसका नाम इसका नाम एक ही है, याद आ गया नाम। एक्चुअली ब्रेन का तुम समझो ना, ब्रेन काम कैसे कर रहा है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अभी कोई बोलेगा नहीं, जब मैं रिवाइज कराऊंगा आंखें बंद करके ब्रेन मैपिंग की पावर को तो देखो, कितना खतरनाक पावरफुल काम करता है ये। ब्रेन मैपिंग समझ गया ना? थोड़ा कुछ सोचो, मैपिंग करो, कनेक्ट करो और पूरा इसका फ्लो डायग्राम बनाते जाओ ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात यहां तक क्लियर था, ठीक है। अब हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे, प्लाज्मा और, ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, और इसकी फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में मैं प्रोटीन की बात कर रहा था, तो एल्ब्यूमिन सबसे छोटी होती है, पहली बात। एल्ब्यूमिन लिवर में बनती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन सबसे बड़ी होती हैं, लिवर में बनती हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। ग्लोबुलिन 3 टाइप की होती हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा और बीटा लिवर में ही बनती हैं, पर ये विटामिन मिनरल्स इनकी बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। जबकि गामा ग्लोबुलिन की बात करता हूं तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी ध्यान रखना है लिवर में नहीं बनती, ये प्लाज्मा सेल जो एक तरीके से WBC है, ठीक है, ल्यूकोसाइट है, उससे बनती है, और कह सकते हो डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, आपको सुरक्षा प्रदान कराती हैं। ये प्रोटीन खत्म हो गया। अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं तो नॉर्मल वैल्यू लगभग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर बोलो या 100 ml ऑफ ब्लड बोलो, एक ही बात है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे ही मैंने हमें ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल लगभग 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिया का ध्यान रखना है, लगभग 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कोई डाउट? इतना क्लियर था, यहां तक कोई डाउट नहीं था। इसके बाद में आ गया था फॉर्म्ड एलिमेंट के ऊपर। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो मैंने पहले इरेथ्रोसाइट की बात की थी। इरेथ्रोसाइट की बात करते हैं तो इरेथ्रोसाइट में नंबर बताया था मैंने, आरबीसी, ठीक है, लगभग 5 से लेकर के 5.5 लीटर पर MMQ, यानी 1 MMQ अगर ब्लड लोगे किसी क्यूब के अंदर तो उसमें लगभग 5 से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी होंगे, समझ रहे हो। यही एक 1 MMQ में ज्यादा आरबीसी होंगे अगर आप एडल्ट की जगह बच्चे हो जाओ, और ज्यादा आरबीसी होंगे अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, आप समझ रहे हो। तो जितना जो छोटा होता है उसके अंदर नंबर ऑफ आरबीसी उतने ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका बीएमआर उतना ज्यादा होता है। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा आपका बीएमआर स्लो होता जाएगा। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वो क्रिया है जिसके थ्रू बॉडी में जितनी भी साइकिल चल रही हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, जितने भी पाथवे चल रहे हैं बॉडी के अंदर, रिएक्शंस हो रही हैं, उनके चलने की दर को, रेट को बीएमआर बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। कोई बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी नहीं लगता क्योंकि उनका बीएमआर ज्यादा होता है, कोई कम खाते हैं फिर भी लग जाता है क्योंकि उनका बीएमआर कम होता है। किन्हीं किन्हीं का बीएमआर मेंटेन रहता है, जितना खाते उतना लग जाता है, नहीं खाते तो नहीं लगता, तो बीएमआर उनका मेंटेन है। आ रही है नहीं आ रही है? तो सीधी सी बात है, ये बीएमआर साइज के साथ घटता है, साइज बढ़ता जाएगा, बीएमआर घटता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, साइज बढ़ता है, हमारा बीएमआर स्लो होता जाता है। छोटे बच्चे का बीएमआर बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो हाईली एक्टिव होता है, और बड़े लोगों का बीएमआर उतना ही कम हो जाता है इसलिए कम एक्टिव होते हैं। ये रूल पूरी दुनिया में हर एनिमल पर एप्लीकेबल होता है। कोई भी एनिमल उठा लो, जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका बीएमआर उतना कम होगा, लाइक एलिफेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बीएमआर की बात करूं तो छछूंदर होता है, चूहे जैसी एक प्रजाति होती है, माउथ निकला होता है, देखा है कभी? उसका बीएमआर और हार्ट रेट इतना ज्यादा होता है कि अगर आपने आवाज कर दी, साउंड कर दी, उसका हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएगी वो, समझ रहे हो ना, इतना ज्यादा हार्ट रेट होता है उसका। छछूंदर तो जानते हो ना? हाँ, तो समझ में आ गया। तो यानी जितना बीएमआर जिसका ज्यादा होगा उसका हार्ट रेट उतना ही ज्यादा होगा, उसका आरबीसी काउंट उतना ही ज्यादा होगा, आप समझ रहे हो। यानी बीएमआर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है काउंट ऑफ आरबीसी, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आई या नहीं आई? तो बस पर MMQ डेंसिटी बढ़ती जाएगी अगर साइज कम होता जा रहा है तो। एडल्ट के अंदर ये डेंसिटी 5 से लेके 5.5 मिलियन पर MMQ होती है। कोई डाउट?
साइज एंड शेप की बात करते हैं तो एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट ऑफ द मैमल्स, सारे मैमल्स नहीं लिखा, मोस्ट ऑफ द मैमल्स मतलब लगभग सारे मैमल्स में, पर कुछ अपवाद एक्सेप्शनल केस है यहां पर, ठीक है। तो अगर मोस्ट ऑफ द मैमल्स में बात करते हैं आरबीसी बाई कॉनकेव होते हैं, बाई का मतलब दोनों साइड से, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, दोनों साइड से धसी हुई होती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए ऐसा होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर आरबीसी में, इमेच्योर में न्यूक्लियस होता है, पर मैच्योरेशन के टाइम पर न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स डिसअपीयर हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन बचता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी होती है। अगर सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स आरबीसी में प्रेजेंट रहे तो सारी ऑक्सीजन को खुद ही खा जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगी वो? तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन भुक्कड़ों को अंदर से बाहर निकालना जरूरी है, तभी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। इसलिए मैच्योर आरबीसी में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन कंजप्शन हमें रिड्यूस करना होता है। पर मैच्योर आरबीसी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ एक ही चीज होती है, ग्लाइकोलिसिस। समझ रहे हो? क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं करेगी अगर, तो एनर्जी कहां से लेके आएगी? जिंदा तो रहना है ना उसको भी 120 दिन तक, हाँ या ना? इसलिए ये नीट का क्वेश्चन है। आरबीसी में मेटाबॉलिज्म होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए वो ग्लाइकोलिसिस करती है, पर क्रेब्स साइकिल नहीं करती, क्योंकि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कोई डाउट? पक्का? चलो यहां तक मैंने करा दिया था पूरा। आगे मैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक इंफॉर्मेशन आपको और दे रहा हूं, ठीक है, कल रात में मेरी, ठीक है, आनंद सर से भी डिस्कशन हुआ था फिजिक्स को लेकर के, ठीक है। हम फिजिक्स में कुछ ऐसी चीज लेकर के आ रहे हैं, एक कुछ, हाँ ठीक है, भी सर से। तो मैंने कहा सर फिजिक्स मुझे चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, उसको एप्लीकेबल होने में, जब मैं नेक्स्ट राउंड लगेगा मेरा एक हफ्ते छोड़ के अगले हफ्ते, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। डिस्क्लोज नहीं करनी है अभी, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, पर वो अब तक अभी कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। उससे बस वो जो हम अप्लाई कर रहे हैं उससे आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ये बस इतना तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिक्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फिजिक्स में इंडिविजुअली फोकस किया जाएगा एक एक बच्चे के ऊपर, फिजिक्स के लिए कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम अभी भी सर्वेसर को भी हम मूव कराना चालू कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का चल रहा था तुम्हारा, ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम उसको भी अप्लाई करेंगे, तो केमिस्ट्री तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग कराएंगे तुम्हारी, ठीक है। केमिस्ट्री तो हो जाएगी, तीनों केमिस्ट्री के हमारे पास धुरंधर है, ठीक है। फिजिक्स हमारे पास धुरंधर है, पर फिजिक्स इंटेंशन मांगती है, एक एक बच्चे को फोकस करना चाहती है, प्रैक्टिस चाहती है। तो प्रैक्टिस के लिए एक एक प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो एक अलग चीज बिल्कुल डिजाइन की है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पूरी, मतलब रात में 2-3 घंटे डिस्कशन के बाद कंक्लूजन निकला, ये चीज अप्लाई करनी है, जिसको अप्लाई करने में अप्रोक्सीमेटली 10 दिन लगेंगे, ठीक है। 10 दिन बाद तुम ना कहो कि यार सर मजा आ गया, तो बताना, 10 दिन का टाइम लगेगा उसके अंदर। उसमें कुछ लोगों को हमें मतलब बेंगलोर से भी इधर लेकर के आना है, कुछ हमारे पास यहाँ पर है, हम कुछ करेंगे तुम्हारे बच्चों को तोड़ करके, ठीक है, फिजिक्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग बच्चे को प्रॉपर इंटेंशनली हम ध्यान देने वाले हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स ही बस मेरी चिंता थी, बायो तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, केमिस्ट्री के तीनों धुरंधर है, मुझे चिंता नहीं है, बस मुझे एक फिजिक्स की रहती है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा बच्चे को पर्सनलाइजेशन चाहिए, उसके लिए मतलब थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। और एक्चुअल में अगर मेरा फोबिया है, मैं डरता हूं, तो मेरे संग समस्या और बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। जैसे किसी को डर लगता है, जैसे मानो इंग्लिश स्पीकिंग से डर लगता है किसी को, तो कितना भी इंग्लिश सिखा दो, वो सामने 4 लोगों के सामने आती बोलेगा ही नहीं, डर बैठा है ना, डर करने नहीं देगा। तो बस वो डर निकालने के लिए वो चीजें करने पड़ेंगी थोड़ी सी, तो वो चीज तुम्हारी इजी हो जाएगी, ठीक है। मैं तुम्हें बस बता दे रहा हूं, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में चीज आ जाए कि हाँ 10 दिन के अंदर मेरे अगले राउंड तक वो चीज इंप्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पर, ओके, ये विश्वास कर लेना बस, और कुछ नहीं है। हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं, तो मैंने बताया था, देखो एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन में भी हीमोग्लोबिन का एक अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, लगभग 12 से लेकर के 16 ग्राम पर, ठीक है, 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, हाँ, ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, वहां पर सॉरी रेस्पिरेशन में 15 ग्राम लिखा हुआ है, याद आया, 15 ग्राम
क्या चीज? हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन 12 से 16 यहां लिखा हुआ है, वहां रेस्पिरेशन में 15 लिखा हुआ है। याद आया? ब्लड की रेस्पिरेशन पढ़ाया था ना ये मैंने। एक ही बात है, तुम कंफ्यूज मत होना, 15 12 से 16 के बीच में ही तो आता है। तो एनसीईआरटी ने एक जगह 12 से 16 लिख दिया है और एक जगह 15 लिख दिया है, तो गलत कोई भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनाएगा तो सोच समझ के बनाएगा, तो तुम्हें ये नहीं कहना सर वहां 12 16 लिख रही है, यहाँ 15 लिख रही है, सर गलत है ये तो। समझ गए ना मेरी बात? उसी के बीच में है, जो भी डेटा आएगा उसी के बीच में आएगा। एग्जैक्ट हीमोग्लोबिन किसी के अंदर फिक्स नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई डाउट? ठीक है, तो मैं वहां पर मैंने 15 लिखा दिया था, याद हो मैंने जब ट्रांसपोर्ट कराया था। यहां पर भी मैं लिखा दे रहा हूं, तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हीमोग्लोबिन का जो लिखे, ठीक है, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? ये अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये एक डेटा आप याद रखना, वहां पर भी लिखा दिया था मैंने, यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली मैं लिखा दे रहा हूं, तो आपको याद रखना है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीम और ग्लोबिन, याद आया, हीम और ग्लोबिन के मिलने से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, कोई क्वेश्चन दिए थे, करके लाए थे क्या? हाँ अभी करा दूंगा, मैं करा दूंगा। कल क्वेश्चन दिए थे मैंने पीपीटी के अंदर, देखी नहीं होगी तुमने। समझ गया, आंखें बता रही है। ठीक है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? यार ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूं तो हीमोग्लोबिन किस किस चीज के मिलने से बनता है? मैं इधर लिख रहा हूं, एच बी इजिकल टू हीम प्लस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन की। ठीक है, 4 पॉली पेप्टाइड्स, ठीक है, ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये कितना परसेंट होता है हीम? लगभग 4 से 5% के आसपास, लगभग 4 से 5% क्या होता है? हीम। और लगभग 95 से लेकर के 96% क्या होती है? प्रोटीन। ये ध्यान रखना है। तीसरा ध्यान रखना है, अगर मैं हीम की बात करता हूं तो हीम 2 चीजों के मिलने से बनता है। हीम में 4 तो रिंग होती हैं, 4 रिंग होती हैं, पोरफिरिन रिंग। अच्छा, हीम के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? हीम के भी 4 ही मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी लिख लो। हीम में मॉलिक्यूल भी 4 ही होते हैं। हीमोग्लोबिन में 4 तो हीम होते हैं और 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, हीम के अंदर 4 क्या होती हैं? रिंग्स, पेंटागोनल रिंग्स, पोरफिरिन रिंग्स बोलते हैं। डायग्राम में दिखा दूंगा। प्लस 4 ही होते हैं इसके अंदर Fe2 पॉजिटिव। Fe, अगर Fe3 पॉजिटिव कर दूंगा तो हीमोग्लोबिन काम का रहेगा? फेरिक, रिक की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होती। फेरस, रिक मतलब रिच, रिच मतलब ज्यादा। 3 पॉजिटिव आ गया तो रिक आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया तो रस आ गया। क्लियर? बिल्कुल। तो रस ही काम करेगा, रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो 4 ही पोरफिरिन रिंग होती हैं, 4 ही आयरन होते हैं। हाँ, अगर मैं बात करता हूं यहां पर प्रोटीन की, तो कितनी पॉलीपेप्टाइड है? 2 तो यहां पर होती है अल्फा चेन, 2 होती है अल्फा चेन, और 2 होती है यहां पर बीटा चेन, बीटा चेन। 2 अल्फा 2 बीटा। क्लियर? बिल्कुल। तो टोटल कितनी चेन होगी यहां पर पॉलीपेप्टाइड की? 4 चेन होती हैं। अल्फा चेन में अमाइनो एसिड चाहो याद रख लेना, क्योंकि ये चीज कई जगह काम आएगी, जेनेटिक्स से लेकर के सब जगह। 141 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि यहां कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 146 अमाइनो एसिड होते हैं। ये मैं इसलिए लिखा दे रहा हूं क्योंकि कई जगह रिपीटेशन होगा इसका। ठीक है, पूरी बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद, क्योंकि बायोमोलिक्यूल के अंदर भी मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, फिर वहां हेलिकल स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर आएगा, फिर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूंगा। तो ये चीज इसलिए यहां क्लियर कर लो एक ही जगह। ठीक है, ये बेसिक समझ में आया? अगर मैं कोई भी पॉलीपेप्टाइड हो, तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड दुनिया की उठा लो, जैसे अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है पॉलीपेप्टाइड, तो एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप जानते हो, एक कार्बन होता है, एक तरफ क्या होगा? COOH, एक तरफ क्या होगा? NH,
टू, एक तरफ क्या होगा हाइड्रोजन और एक तरफ क्या होगा एल्काइल। जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सारे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, बस आर ग्रुप चेंज करते जाओगे, वो आर ग्रुप में आपको बता दूंगा क्या क्या है, तो सारे अमाइनो एसिड टिप्स पर करवाऊंगा मैं। क्लियर बिल्कुल, यानी कॉमन स्ट्रक्चर है। अगर मैं सारे अमाइनो एसिड को जोड़ता हूं तो इनके COOH ग्रुप आपस में जुड़ते जाएंगे, आप समझ रहे हो, और H2O निकलता जाएगा, यहां से H2O निकलता जाएगा, जुड़ते जाएंगे H2O निकलता जाएगा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। जब पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी H2O निकलता जाएगा, वो निकाल देंगे बाद में, हम अभी निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो NH2 फ्री होगा हर चेन के अंदर, एक तरफ COOH फ्री होगा, इसको बोलेंगे सी छोर। सी छोर, छोर मतलब टर्मिनस, नहीं आया क्या, सी टर्मिनस। और इसको क्या बोलेंगे एन टर्मिनस, क्या बोलेंगे एन टर्मिनस। इसमें कोई डाउट है, सी टर्मिनस एन टर्मिनस। अगर सारे अमाइनो एसिड की पिरो पिरो करके एक चेन बनाई जाए, मोतियों की माला बनाई जाए, तो माला के एक छोर पर एन फ्री होगा, एक छोर पर सी फ्री होगा, COOH। तो एक को सी छोर बोलोगे यानी सी टर्मिनस, एक को एन छोर बोलोगे यानी एन टर्मिनस। यहां तक कोई डाउट बेटा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत हो रिलैक्स करके बाहर गहरी सांस लेके आना, ठीक है, यहाँ अगर कम हो, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। हाँ यस, जहां COOH होगा वो सी टर्मिनस, जहां NH2 होगा वो एन टर्मिनस, ठीक है। अब मैं इसी के बेस पर ये 4 चेन की बात करूंगा, इनमें 2 चेन ऐसे समझ लो, ये चेन है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बायोमोलिक्यूल में करा दूंगा ये वाली बात में, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर होगा ये बायोमोलिक्यूल में पूरा स्ट्रक्चर, इसलिए मैं पूरा स्ट्रक्चर यहां बना दे रहा हूं। हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें 2 तो अल्फा चेन होंगी, 2 तो क्या होंगी अल्फा चेन, 2 थोड़ी बड़ी होंगी बीटा चेन, कोई डाउट। इन सबके सी टर्मिनस आपस में जुड़े होंगे, सी टर्मिनस आपस में क्या होंगे COOH, सबके COOH आपस में कनेक्टेड होंगे। तो कौन सा टर्मिनस फ्री होता है इनका, एन टर्मिनस फ्री होगा, एन टर्मिनस फ्री होगा, ये इनका एन टर्मिनस क्या होगा यहां पर फ्री, एन टर्मिनस क्या होगा यहां फ्री, यानी NH2 यहां पर क्या होगा फ्री, NH2 यहां पर क्या होगा फ्री, NH2 यहां पर क्या होगा फ्री, NH2 यहां पर क्या होगा फ्री। क्लियर बिल्कुल, ये तो हो गया ग्लोब्यूलिन। अगर मैं हीम की बात करूं तो हीम में ऐसे यहां पर, यहां अलग ये जोड़ा होगा हीम, हीम के अंदर 4 क्या होते हैं ऐसे रिंग बने होते हैं, पेंटागोनल रिंग। 4 कैसे बने होंगे ऐसे पेंटागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग। 4 क्या बने होंगे यहां पर पेंटागोनल रिंग, 4 क्या बने होंगे ऐसे पेंटागोनल रिंग, इनको क्या बोलते हैं पोरफिरिन रिंग। और इन रिंग से जुड़े होते हैं 4 आयरन, कौन से आयरन Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको आप बोलोगे हीम। और हीम में हमेशा आयरन से कौन जुड़ता है आकर के, ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन जुड़ सकती है इससे, 4, इससे भी इससे भी इससे भी, यानी ईच हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने की क्षमता रखता है। आई या नहीं आई, कोई डाउट किसी को, पक्का, ठीक है। अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 किससे बाइंड करेगी, हमेशा प्रोटीन से बाइंड करती है, वो हमेशा NH2O से बाइंड करेगी। तो कितने CO2 बाइंड कर सकते हैं एक हीमोग्लोबिन से, 4। तो CO2 हमेशा प्रोटीन से बाइंड करती है, ऑक्सीजन हमेशा हीम से बाइंड करती है, हीम में भी आयरन से बाइंड करती है Fe2 पॉजिटिव से। हाँ बेटा, मैंने बोला था कि पूरी रिएक्शन नहीं करा रहा हूं। जब पानी निकालोगे तो एक हाइड्रोजन यहां से निकालोगे, एक हाइड्रोजन यहां से निकालोगे, एक ऑक्सीजन निकालोगे, निकाला नहीं है मैंने, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाया, बायोमोलिक्यूल में बनाऊंगा। यहाँ तो सिर्फ जल्दी जल्दी में समझा रहा हूँ, बोला ना तो सुनते ही नहीं, सो रहे होगे इसका मतलब। मैंने कहा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा यहाँ पर जब तुम पानी निकालोगे, निकाला नहीं है, निकालोगे तो। लिखा है एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। अब अभी मत पढ़ने में कहां लिखा है, तसल्ली से पढ़ लेना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, सबके सी टर्मिनस सेम होंगे,
तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, अगर कोई कॉन्जुगेट बनाना है, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड जोड़ना है, तो क्या चाहिए होता है कॉन्जुगेट बनाने के लिए? क्या? लिंक करना है तो क्या चाहिए? OH ग्रुप चाहिए। बिना OH ग्रुप के आप किसी चीज को जोड़ नहीं पाओगे। कॉन्जुगेट बनाना है तो OH ग्रुप चाहिए, जानते हो ना? हाँ या ना? कहीं पर भी तुम्हें दो चीजें जोड़नी है, OH ग्रुप चाहिए। मैंने कॉन्जुगेट में बहुत सारा काम किया है, इसलिए बता रहा हूं मैं। हम लोग डिफरेंट टाइप के नेचुरल कॉन्जुगेट बनाते हैं, तो हम ढूंढते हैं OH ग्रुप फ्री है नहीं है, अच्छा मिल गया एक OH ग्रुप, जोड़ देंगे कुछ ना कुछ। और OH ग्रुप नहीं है तो जोड़ नहीं पाएंगे, दिक्कत होती है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही यहाँ पर OH ना होकर के COOH है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा जब एक H2O निकालोगे तो। H2O निकालोगे तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से भी हाइड्रोजन जाएगा, और यहां से एक ऑक्सीजन जाएगा, और बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल में, प्रोटीन के अंदर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर नहीं भूलोगे हीमोग्लोबिन का, यहां तक पूरा एकदम हीमोग्लोबिन आपका क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं, लिख लिया ये वाला क्या? कोई रह गया क्या? लिखो, तेजी से लिखो, तेजी से लिखो। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कहां बनती है, किसके अंदर? जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं बने होते। 1 महीने में पहला ऑर्गन बनता है हार्ट, और हार्ट के बनने से पहले आरबीसी बन जाती है। तो आरबीसी यानी स्टार्टिंग में किसी ऑर्गन में नहीं बन रही। हाँ, एम्ब्रियो जब बनता है तो एम्ब्रियो का छोटा सा एक पैकेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको योग सैक बोलते हैं। इसको लिखो पहले। यह तक हो गया? चलो, हाँ अब बात कर रहे हैं कि जब एम्ब्रियो बना होता है तो एम्ब्रियो के अंदर छोटा सा एक पैकेट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? योग सैक। और आरबीसी को बनाने के लिए एक स्टेम सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन होते हैं? स्टेम सेल। मुंह मत फाड़ा करो, सोते नहीं हो ढंग से क्या? स्टेम सेल बने होते हैं, ठीक है, इधर स्टेम सेल बने होते हैं। तो स्टेम सेल पहले कहां रहते हैं? वो योग सैक के अंदर। फिर बाद में कहां चले जाते हैं स्टेम सेल? लिवर और किडनी के अंदर। फिर बाद में कहां चले जाते हैं? लास्ट में आकर के आप बोलोगे रेड बोन मैरो, क्योंकि आरबीसी को बनाने के लिए स्टेम सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये स्टेम सेल समय के साथ साथ अपना, समझ रहे हो, घर चेंज करते हैं, जब तक कि इनका परमानेंट घर नहीं बन जाता। परमानेंट घर इनका कौन सा होता है? बोन मैरो। वहां पर जाकर के स्टेबल हो जाते हैं परमानेंटली, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे एम्ब्रियो बन रहा होता है, स्टार्टिंग में उनका परमानेंट घर नहीं होता, तो टेम्परेरी इनको शरण लेनी पड़ती है, कभी योग सैक की, तो कभी लिवर की, तो कभी किडनी की। आप समझ रहे हो? सॉरी, किडनी बोल गया, स्प्लीन। हाँ, स्टमक के नीचे स्प्लीन, उसकी शरण लेनी होती है। शरण लेने के बाद फिर समय समय के संग जब रेड बोन मैरो बन जाता है, तो ये रेड बोन मैरो में परमानेंटली शिफ्ट होकर के जिंदगी भर आरबीसी का फॉर्मेशन करते रहते हैं। समझ गए ना मेरी बात? हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? स्टेम सेल। तो अब मैं बात करूंगा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसको बोलते हैं इरेथ्रो। इरेथ्रो मतलब आरबीसी। पोइसिस, पोइसिस मतलब बनना। अगर मैं बोलूंगा हीमो पोइसिस यानी ब्लड का बनना, ब्लड में सब कुछ आ गया, ठीक है। एरेथ्रोपोइसिस आरबीसी का बनना, ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी का बनना। नहीं आया? तो पोइसिस मतलब बनना, इरेथ्रो मतलब आरबीसी, हीमो मतलब ब्लड। कहीं भूलोगे? नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी रेथ्रोपोइसिस की बात कर रहे हैं। और रेथ्रोपोइसिस की अगर मैं बात करता हूं तो एरेथ्रोपोइसिस समय के संग संग चेंज होती है। आप समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं इन एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियो में बताओ एरेथ्रोपोइसिस कहां होती है? योग सैक। योग सैक पर स्टार्टिंग में, अर्ली एम्ब्रियो में, फिर आगे जाकर के फिर कहां होती है? लिवर। फिर कहां होती है? स्प्लीन। इसमें कोई डाउट? ठीक है, फिर एडल्ट की बात करूं मैं, एडल्ट, एडल्ट के अंदर क्या बन जाता है? रेड बोन मैरो। यहां तक कोई डाउट?
अगर हाँ बेटा, हाँ वो आरबीसी बनाता भी है, आरबीसी को स्टोर भी करता है, और आरबीसी की कब्रगाह भी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, बनाता है, लालन पालन करता है, और समय आने पर मार भी देता है। कौन? स्प्लीन। स्टमक के नीचे होती है छोटी सी स्प्लीन, प्लीहा बोलते हैं इसको हिंदी में। पढ़ा है क्या? प्लीहा किसने पढ़ा है? प्लीहा पढ़ा है? अरे वाह, जानते हो प्लीहा? बहुत बढ़िया। ये मैं भी मतलब जो मुझे बता रहा था, जब सीकर, सीकर के बच्चे हिंदी मीडियम के थे। सीकर जानते हो, राजस्थान में एक जगह है, वहां प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। नई जनरेशन के बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पर हिंदी, पुराने बच्चे सब हिंदी मीडियम के हैं। अगर मैं यहाँ पर रेड बोन मैरो बनाऊं तो लॉन्ग बोन के हेड में, कहा होता है? लॉन्ग बोन के हेड में। ये लॉन्ग बोन है, ये इसका मानो हेड है। तो लॉन्ग बोन के हेड के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? छोटे छोटे ऐसे आपको कैनाल्स वो मिलते हैं, स्पेस, ये बोन्स के ऐसे टर्मिनेट्स मिलते हैं। ये बोन में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा मैं आपको। इनके बीच में भरा होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ये और इस रेड बोन मैरो के अंदर ही होते हैं स्टेम सेल्स। कौन होते हैं? स्टेम सेल। यही स्टेम सेल, ठीक है, ब्लड में मिलने वाले सारे सेल्स को बनाने में सक्षम होते हैं। क्लियर बिल्कुल? अरे हाँ या ना? इनको बोलते हैं स्टेम सेल, स्टेम सेल्स। अगर मैं स्टेम सेल्स की बात करता हूं बेटा, तो इन स्टेम सेल से ही, इन स्टेम सेल से ही 3 टाइप के सेल्स बनेंगे, जिनसे आगे जाकर के फॉर्म्ड एलिमेंट बनेंगे। जैसे इनसे बनेंगे, सबसे पहले आप मान लो, ठीक है, ल्यूकोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट, ब्लास्ट तो साइड में अंदर बताऊंगा, ठीक है। इसी से बनेंगे मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो, कैरियो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ब्लास्ट, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ब्लास्ट मतलब ऐसे सेल जो कंटिन्यू, निरंतर डिवाइड करते रहते हैं, जिनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई, कंटिन्यू डिवीजन की पावर होती है, वो ब्लास्ट होते हैं। किसी भी सेल के आगे ब्लास्ट लगा हुआ है, जो इंडिकेटर है कि वो कंटिन्यू, निरंतर डिवाइड करती रहती है। समझ रही है ना? तो खाना खाना चालू कर ढंग से, ठीक है, अच्छे से डाइट ले, ठीक है। तो निरंतर क्या करते रहते हैं? वो डिवाइड करते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो ब्लास्ट है। और सेल के आगे मैं साइट लगा दूं, डिवीजन थम गई, मैच्योर हो गए। नहीं समझ में आया? साइट मैच्योरेशन को रिप्रेजेंट करती है, ब्लास्ट इमैच्योरेशन को रिप्रेजेंट करती है। और इसके बाद क्या आएंगे? इरेथ्रोब्लास्ट, इरेथ्रोब्लास्ट। तो ये सारे ब्लास्ट सेल बनते हैं स्टेम सेल से, और इन ब्लास्ट सेल से बनते हैं भाई, ल्यूकोब्लास्ट से बनेंगे ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट समझते हो ना? WBC। मेगा कैरियोब्लास्ट से बनेंगे मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट्स। और मेगा कैरियोसाइट से क्या बनते हैं? प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। और इरेथ्रोब्लास्ट से कौन बनेगा? इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, जिसको क्या बोलोगे आप? RBC। कोई डाउट किसी को? एकदम सिंपल फॉर्म में समझो, ठीक है ना? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आरबीसी के बनने की बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जिसमें मैच्योरेशन की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। अब उतना नहीं करना आपको, इसलिए डायरेक्टली मैंने लिखा दिया है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं भाई। आरबीसी बन चुकी, आरबीसी का जीवन सिर्फ 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद इनकी कब्र जहां बनती है वो स्प्लीन ही होता है, क्योंकि स्प्लीन में कुछ भक्षण कोशिकाएं होती हैं, फैगोसिटिक सेल्स। आप समझ रहे हो? ये सिर्फ उस बेस पर, क्योंकि आरबीसी के पास जन्म प्रमाण पत्र तो है नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट, कि भाई ये मेरे बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरी 120 दिन मेरी उम्र है, तुम 120 दिन से पहले मुझे मार नहीं सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो तो सिर्फ ये देखती है कि आरबीसी में बुढ़ापा तो नहीं आ गया समय से पहले, वो सिर्फ झुर्रियां देखती हैं, आरबीसी में झुर्रियां पड़ी हैं, मार दो।
जवान है तो छोड़ दो, नहीं आया। तो कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते, कई लोग समोसा बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनकी आरबीसी समय से पहले बूढ़ी हो जाती हैं, तो वो 120 दिन नहीं रहती जिंदा, समझ रहे हो? इसलिए हाँ जल्दी खत्म हो जाती हैं, तो समोसा नहीं खाना चाहिए, समझ गया ना? हाँ समझ रहे हो, समोसा बड़ा खतरनाक है, समोसा से फैटी लिवर हो रहा है, समोसा से बहुत गंदी गंदी चीजें हो रही है, समोसा से मतलब, क्योंकि अगर किसी का लिवर फैटी होता है तो सीधी सी बात है उसकी आंखें पहले कमजोर होती हैं, क्योंकि फैटी लिवर की विटामिन ए एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और आपको पता है विटामिन ए बनती भी लिवर में ही है, क्योंकि आप एक्चुअल में बीटा कैरोटीन खाते हो, लिवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, और अगर फैटी लिवर हो जाएगा तो लिवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, बाहर से खाओगे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, इस वजह से आंखें कमजोर होनी चालू हो जाएंगी फैटी लिवर के केस में। अब बता तू क्या कर रहा है? अरे इतना तू तू ऐसे पढ़ेगा, तेरी अप्रोच मुझे कुछ अलग लग रही है तेरी पढ़ने की, वो अप्रोच खतरनाक है। कुछ नहीं, योग सैक अर्ली स्टेज में तू सुनता है, तू लिखा हुआ सुनता है, मेरी जो बोलता हूं वो भी सुनता है, वही सुन, यहां तो पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं, सारी बातें मेरी कहानी में होंगी। जब जन्म लेता है तो पहला योग सैक बनता है, तो इनिशियल आरबीसी योग सैक में बनती है जब तक के लिवर और स्प्लीन नहीं बनते। किडनी में भी वो चली जाती हैं, पर सबसे ज्यादा रोल यहां स्प्लीन का है, लिवर और स्प्लीन, ठीक है। योग सैक तब जब कोई ऑर्गन नहीं बना, क्या नहीं समझा क्या कहना चाह रहा है? 120 दिन में कितना, 120 दिन कितना महीना होता है? योग ये कब की बात है? ये पहले महीना की बात है। यहां तक कोई डाउट बेटा? अरे हाँ या ना? आगे बढ़ जाऊं? चलो, तो लाइफ स्पेन कितनी होती है? 120 दिन। 120 दिन बाद आरबीसी को मार दिया जाता है, मारने वाला कौन होता है? स्प्लीन नहीं होता, स्प्लीन नहीं होता, मैक्रोफेज होते हैं, जो कहां पर होते हैं? स्प्लीन के अंदर होते हैं, समझ रहे हो? इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोल देते हैं, इसको हम ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। आप जानते हो ना ये वाली बात? तो स्प्लीन को हम और क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। कोई डाउट? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ जाएं। अब मैं एंटर कर रहा हूं सीधे, WBC रह गया क्या? पूछा था मैंने, लिख लिया? हाँ लिखो। ठीक है, पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन की मास्टरी होनी चाहिए, ध्यान रखना, एक एक लाइन की मास्टरी। जब तक मैं चैप्टर खत्म करूं तब तक तुम एनसीईआरटी कम से कम 10 बार पढ़ लो। आज तुम एनसीईआरटी उतनी पढ़ोगे जितना मैं पढ़ा रहा हूं, यानी 2 पैरा। कल जाके क्या करोगे? 2 पैरा पहले वाले एक बार रिवाइज मार लोगे, अगले 2 पैरा पढ़ लोगे, फिर परसों क्या करोगे? पुराने वो वाले पैरा रिवाइज कर लोगे, फिर नए 2 पैरा पढ़ लोगे। तो धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम मास्टर हो गए एनसीईआरटी के। नहीं आया क्या? ये सच्चाई है। हो गया यहां तक? आगे बढ़ रहा हूं। हाँ बढ़े आगे। ठीक है, अब बात करते हैं WBC, मतलब ल्यूको, ल्यूको मतलब वाइट साइट, मतलब सेल, ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। कोई डाउट? तो बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखनी है भाई, नंबर तो सबका याद रखना ही पड़ेगा आपको। इनका नंबर कितना होगा? बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी में जो दे रखा है वही डेटा याद रख लो। नंबर कितना होगा इसका? नंबर ऑफ WBC कहां पर?
इन ब्लड, लिम्फ के अंदर भर भर के होती हैं ये, ब्लड में होती हैं अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 पर MMQ, बहुत कम होती हैं। अगर ये बढ़ जाएंगी तो इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। अगर ब्लड में इनका नंबर बढ़ता है तो, ब्लड की बात चल रही है। लिम्फेटिक सिस्टम तो इनका घर है, वहां तो भर भर के हैं। ये रहती है लिम्फेटिक सिस्टम में, जब इमरजेंसी होती है तो ब्लड में आती है, और ब्लड से होती हुई साइट ऑफ एक्शन जहां पर मारना होता है पैथोजन को, वहां पहुंच जाती है। तो नंबर ऑफ WBC ब्लड में कितना होगा? 6000 से 8000 पर MMQ। कोई डाउट? अगला ध्यान रखना है आपको, दो टर्म्स मैंने लिखाए थे, यहां पर लिखाता हूं, ये जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारी जगह आते हैं। एक ल्यूकोसाइटोसिस और एक ल्यूकेमिया, बहुत कॉमन टर्म है, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस और एक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस में भाई मेनली क्या आता है भाई, यहां पर भी नंबर ऑफ WBC बढ़ेगा, ल्यूकेमिया में भी WBC बढ़ेगा। ठीक है, तो WBC दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, कभी कोई देखा हो ना डॉक्टर क्या लगता है TLC DLC चेक करा के आओ। ठीक है, अगर आपका TLC DLC बढ़ा हुआ है, कुछ गड़बड़ है शरीर के अंदर। ठीक है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कुछ गड़बड़ है, इन्फेक्टिव एजेंट है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रखा है, आपको एंटीबायोटिक देने पड़ेगी। अगर आपका TLC DLC बढ़ा हुआ है, TLC मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल का मतलब है कि अलग अलग जितने भी टाइप के WBC होते हैं सबका अलग अलग काउंट। नहीं आई? किसके नहीं आई? पीछे बेटा, तुझसे आई ना? आंखें नहीं बोल रही, आंखों में आंखें डाल के बोला कर, आई या नहीं आई? नहीं आई ना? आई या नहीं आई? तो रुक जाओ, डिफरेंशियल क्या होता है? DLC का मतलब क्या है? ये डरी तो निकालना है, समझ रहे हो? डर के आगे जीत है, ये डरी तो रोक देता है, समझ रहे हो? इनसे पूछो कहां गए वो दुष्ट, गायब है आज, ये बैठा है, नहीं नहीं, हाँ ये पीछे बैठे हैं ना, इनसे पूछो डर, शकल दिखा अपनी सबको जरा, ये देख रहे हैं अलग से, इन्हें डर ही नहीं है किसी चीज का, समझ रहे हो? ये देखो, इन्हें वैसे भी डर नहीं है किसी चीज का, एकदम बिंदास है। ठीक है, तो डरा मत करो एकदम, समझ गए ना? हाँ, तो डिफरेंशियल का मतलब था अलग अलग, जैसे WBC कई टाइप के होते हैं, सबका अलग अलग काउंट, अलग अलग। TLC का मतलब टोटल काउंट। क्लियर बिल्कुल? चलो, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है इंक्रीज WBC काउंट। कल ब्लड ग्रुप कराऊंगा मैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, अगर हो सकता है, हो क्या सकता है, 2 से 3 के बीच में, ओनली सबका अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि मैं 2 बजे से पहले नहीं करूंगा, 2 बजे क्लास खत्म हो जाएंगी आपकी। अगर 15 से 20 मिनट तुम्हारे पास टाइम हो, सिर्फ 15 से 20 मिनट, तो मैं आज आईज हेल्थ पर पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरा आईज की सारी प्रॉब्लम्स और सारे सॉल्यूशन। और पर डे उसको अगर आप अप्लाई कर लो तो 15 दिन में रिजल्ट ना आ जाए, चश्मे उतरने की बात नहीं कर रहा आपके, मतलब समझ रहे हो ना, वो डिपेंड बहुत सारी चीजों पे करता है कि आप कितना, आपका स्क्रीनिंग टाइम है, पर आपका मतलब एकदम रिलीफ मिल जाएगा। मतलब आंखों के दर्द, बैक के दर्द, ये सब बंद हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट का एक सेशन होगा, ठीक है, शायद ऊपर वाला होगा, ऊपर वाले अभी आज आज सेशन होगा आइज वाला, सेम 2 से 2:30 के बीच में। कल सेशन होगा 2 से 2:30 के बीच में, ब्लड ग्रुप का टेस्टिंग का पूरा किट मंगा लिया मैंने। ठीक है, रैंडमली में 4-5 बच्चों का ब्लड ग्रुप, रैंडमली समझ रहे हो, रैंडमली जो सामने आ गया, समझ में आ गया? जो आ गया सामने, ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे मतलब नहीं है, कल रूम में जो सामने आ गया रैंडमली 5 लोगों का मैं ब्लड ग्रुप चेक करूंगा, मैं बता कर स्टार्ट।
तो याद रखना कंपलसरी नहीं है, जिसको खाने का अगर लेट होता हो चले जाना, ठीक है, कोई टेंशन मत करना, ठीक है, दूसरे बच्चे बता देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड भी हो जाएगा कैमरे के अंदर। क्या चीज? एक्चुअल में ब्लड ग्रुप हम इसकी जस्ट वो टॉपिक ही ब्लड ग्रुप का है, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी पूरा एक एनसीईआरटी ने, इधर देखो, एनसीईआरटी ने पूरा का पूरा एक टेबल बना के दिया हुआ है, डोनर रिसिपिएंट सबका, एंटीजन एंटी, तो वो मैं यहां पढ़ाऊंगा, कल खत्म हो जाएगा ब्लड ग्रुप, कल ब्लड पूरा खत्म करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर वो 20 मिनट के अंदर उसका एक्सपेरिमेंटल भी कराऊंगा। ऐसे हर चैप्टर में अगर कोई भी चीज आएगी एक्सपेरिमेंटल, तो वो मंगा मंगा के मैं रख रहा हूं, पर वो क्लास के टाइम के बाद की 20 मिनट में होगा हमेशा। तो उन बच्चों को जो लगता है टाइम है तो रुक करके उसको कर लेंगे। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, कंपलसरी नहीं है सबके लिए, पहले ही बोल दे रहा हूं, कहोगे ना सर क्या टाइम, भूख लगी है, खाना बंद हो जाएगा, जा सकते हो क्या? कर देंगे, कैमरा तो लगा है, रिकॉर्ड तो पूरी होगी ना। हाँ, पर वो इजी रहेगा। मैं कह रहा हूं दोनों ऑप्शन है, 4 बच्चे भी बैठेंगे तो मैं 4 बच्चों का 5 बच्चे से 5 बच्चों का ब्लड ग्रुप चेक करके छोड़ दूंगा, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। ल्यूकेमिया क्या हो गया? इधर आ जाओ, ये पता है पिटे नहीं है अभी तक, जिस दिन पिट जाएंगे ना एकदम शांत हो जाएंगे। डर बैठा नहीं, डर बिठाना पड़ेगा इनको, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया, अगर ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है बिना इन्फेक्शन के, बिना इन्फेक्शन के, ये डेंजरस कंडीशन है, तुरंत ही आपको स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल बढ़ना नहीं चाहिए, ये बढ़ना इंडिकेटर है ब्लड कैंसर होने का। समझ गया ना मेरी बात? हाँ, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन। और यहां क्या बात करेंगे? ड्यूरिंग कैंसर। बताता हूं, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यूरिंग कैंसर, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। क्या कह रहे हो? कुछ एरो एरो पूछ रहा था कोई बच्चा? हाँ, हाथ उठा के बोला करो। हाँ, अब बोलो। स्क्रीनिंग कराने पड़ेगी तुरंत, पैट सीटी कराना पड़ता है, पैट सीटी। पैट सीटी तुरंत बता देता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंजप्शन, रेडियो लेवल्ड ग्लूकोज होता है, रेडियो लेवल समझते हो ना, तो हम उस रेडियो लेवल्ड ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी के अंदर, फिर सीटी करते हैं, कैट स्कैन समझते हो ना, मशीन के अंदर डाल डेटा की स्कैनिंग होती है, फिर वो स्कैनिंग पूरी बॉडी की होती है, उसमें दिखता है कहां पर रेडियो लेवल्ड ग्लूकोज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर वो एक्यूमुलेट हो रहा है एक जगह तो इंडिकेटर है यहां पर कैंसर सेल है जो ग्लूकोज को बहुत तेजी से खा रही है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी वहां इंडिकेट हो रही है। समझ रहे हो? पैट सीटी से मालूम पड़ जाता है कैंसर कहां पर है। आज की तो वही टेक्नोलॉजी है, बेस्ड टेक्नोलॉजी पैट सीटी, जो कैंसर को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, क्या चीज? महंगा तो पड़ेगा, चीज टेक्नोलॉजी है तो क्या करेंगे यार, उसी से क्लियरिटी उसी से आती है। अब जैसे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराओगे तो तुम्हें गांठ बड़ी हुई मिल रही है, अब वो गांठ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, आप समझ रहे हो, बढ़ा हुआ स्ट्रक्चर मिल गया। अगर वो ट्यूबरक्लोसिस, सपोज वो कैंसर है और तुमने उसकी एफिनेसी या उसका बायोप्सी कराई, तो कट करके निकालोगे तो हो सकता है उसका कैप्सूल फट जाए। समझ रहे हो, सकता है उसमें मैलिग्नेंसी आ जाए, तो इट डेंजरस। तो आप पैट सीटी करा लो ना, सीधी सीधी बात है। पैट सीटी से बिना किसी दिक्कत के, आप पैट सीटी से मालूम पड़ गया कि कैंसर है, और ये भी मालूम पड़ गया बॉडी के अलग पार्ट में नहीं एक ही पार्ट में, तो सर्जरी से निकलवा दोगे। अगर बॉडी के अलग पार्ट में तो देखना पड़ेगा कौन सा कैंसर है, तो आप उसकी बायोप्सी कराओगे कि फैल तो चुका ही है वो। ठीक है, तो बायोप्सी की टेक्निक होती है, इसमें उसके कैप्सूल के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम होती है। तो बायोप्सी करा करके तो आप पता कौन से टाइप का कैंसर है, उसके लिए उस टाइप का ट्रीटमेंट होगा। फिर यहां तक कोई डाउट बेटा? डायबिटीज अब नहीं लिखाता मैं, अब उसका मतलब नहीं है, बस लाइफ स्पेन थोड़ा ध्यान रखना इसकी कितनी होती है। लाइफ स्पेन कितनी होती है? लाइफ स्पेन कितनी होती है? देखो ये सोल्जर्स हैं, और सोल्जर्स की लाइफ, अगर सोचो चाइना बॉर्डर पर लगे हुए, पता ही नहीं है लाइफ कितनी है, समझ आए दिन वो पंगा चल ही रहा है। और अगर सोचो किसी कैंटीन में, जैसे सोल्जर्स की कैंटीन होती है ना, वहां कोई खतरा है क्या? मस्त आराम से वो खाने पीने के प्रोडक्ट सेल करने, समझ रहे हो, तो वहां प्रोबेबिलिटी, उनकी सर्वाइबिलिटी ज्यादा है।
और वहां सर्वाइबिलिटी कम है, इसलिए सोल्जर्स की कोई लाइफ का पता नहीं कितनी लाइफ है, तो लाइफ इनकी वेरी करती है, समझ रहे हो। 8 से लेकर के ये ईयर तक हो सकती है। ऐसे नहीं है, ब्लड में तो सब कुछ है, ब्लड में कोई इन्फेक्टिव एजेंट आ गया, फाइट होना चालू हो जाएगी, मर लेंगे जल्दी से, है। मैं बताऊं, इससे मतलब नहीं है, जैसे जैसे ल्यूकोसाइड की बात करता हूं, ल्यूकोसाइड की जो एज है वो ईयर तक हो सकती है, क्योंकि वो मेमोरी बनाते हैं, मेमोरी सेल। जब वैक्सीन लगवाते हो आप, तो वैक्सीन का क्यों लगवा रहे हो, वैक्सीन वैक्सीन इसलिए लगवा रहे हो कि उसकी डब्ल्यूबीसी, मेमोरी वाली डब्ल्यूबीसी बन जाए, जो फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करें। और उसकी डोज लगती है, पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, क्योंकि 1 साल के अंदर मेमोरी डाउन हो जाती है, फिर से मेमोरी बनाने पड़ती है, आप समझ रहे हो, तो उनकी ईयर तक हो सकती है। हाँ हाँ बेटा, यही तो बता रहा था मैं उसको, और क्या बता रहा था मैं, तो सोते हो क्या करते हो, पूरी कहानी हो जाती है फिर तो। इधर अब यही तो समझा रहा हूं तब से उसको मैं, और क्या बता रहा हूँ, ये तो पूछ रही थी सर कैसे मालूम पड़ेगा डब्ल्यूबीसी काउंट। पहले अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक दी जाएंगी, ठीक है। एंटीबायोटिक से सही नहीं हो रही है तो उसका हम ड्रग, उसका हम सेंसिटिविटी टेस्ट लगाएंगे, कौन सा इन्फेक्शन है, उसके कौन सी एंटीबायोटिक से मारा जा सकता है। उसके बाद भी नहीं खत्म हो रहा है तो इंडिकेटर हो रहा है, कैंसर के सिम्टम होते हैं, बैक पेन होना, ठीक है, अचानक से मतलब वेट लॉस होना, कॉमन कॉमन सिम्टम है। अगर सिम्टम मुझे बताएगी कि सर हाँ ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहा है उस पेशेंट के अंदर, तो उस पेशेंट के लिए हम कहेंगे पैट सीटी करा लो, ठीक है, पैट सीटी से क्लियरिटी आ जाएगी। आई नहीं आई, तो एकदम नहीं होता है कोई भी चीज, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। यहां तक कोई डाउट। अब टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइड ये समझने का है, तो इसमें थोड़ा सीरियस रहना। ल्यूकोसाइड की हम प्रकार की बात कर रहे हैं, प्रकार पर क्वेश्चन आता है और लगभग आ ही जाता है, ठीक है। अगर मैं प्रकार की बात करूं तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ग्रेन्युलोसाइड और ए ग्रेन्युलोसाइड, बहुत सही। एक तरफ तो हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलो, एक तरफ बात करते हैं ग्रेन्युलो। ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं वो ए ग्रेन्युलोसाइड है, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइड है। तो पहले मैं लिखूंगा ए ग्रेन्युलोसाइड, और फिर हम बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइड्स की, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइड्स। करें स्टार्ट। अच्छा पड़ जाएगा तू, अगर कोई सोएगा जागेगा मैं देख लूंगा, अगर तू बोला तो तुझे जरूर मुर्गा बनाऊंगा, मैं पक्की बात कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं देखूंगा कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, समझ रहे हो ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, तुम अपने पर, मैं तुम सब सही हो जाओ, तुम अपने पे ध्यान रखो कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अवेयर हूं या नहीं हूं, तो अपने आप सब चीजें सही हो जाएंगी। हर इंसान अपने बारे में सोचे कि मुझे बेस्ट होना है, सबसे बेस्ट होना है, कंपटीशन, समझ रहे हो, सबके आपस में भी कंपटीशन लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि तुम सीटें उतनी है। तो ए ग्रेन्यूलो, ए मतलब एब्सेंट, ग्रेन्यूलो मतलब ग्रेन्यूल्स, ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, सेल विदाउट ग्रेन्यूल्स, सेल विदाउट ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स क्या होंगे यहाँ पर, एब्सेंट, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे ल्यूकोसाइड, ल्यूको सॉरी लिम्फो, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और इधर हम 3 में डिवाइड कर देंगे, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, या बिल्कुल सही, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, हाँ ठीक है। अच्छा, इओसिनोफिल्स को एक नाम और से और जानते हैं, जरा बताओ। इओसिनोफिल, यस, या क्या बोल सकते हो उसको, एसिडो, एसिडो
फिल्स, दूसरे क्या होंगे बैसोफिल्स, बैसोफिल्स, तीसरे क्या होंगे जरा बताओ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कोई डाउट? अब मैं डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करूंगा, डायग्राम थोड़ा बना लेना उसको, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा लिम्फोसाइट सबसे छोटे होते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट सबसे बड़े होते हैं मोनोसाइट। अगर एसिडोफिल्स की या इसिनोफिल्स की बात करता हूं, ये सब बराबर के होते हैं, एक ही साइज के होंगे सारे के सारे, ठीक है। अगर साइज की बात करता हूं, ठीक है, कितना साइज सर छोटा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ओनली 8 माइक्रोमीटर के होते हैं ओनली, ये 18, 8 का 18 कर दोगे, ये सब बराबर के होते हैं 10-10। कोई डाउट? हाँ या ना? पक्का? अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। अगर मैं इयोसिनोफिल्स के न्यूक्लियस, सबसे पहले लिम्फोसाइट की बात करता हूं, लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस की बात करता हूं तो कैसा होगा राउंड, इसका कैसा होगा किडनी शेप, किडनी शेप, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है इसका। इसका कैसा होगा हेडफोन, लगाते हैं ना हेडफोन, हाँ। इसका कैसा होगा एश शेप, एश, जिसमें ऐसे ऐसे लोब बने होंगे 3, ट्राई लोब भी बोल सकते हैं उसको। हाँ, यहां वेरिएशन देखने को मिलेगी, हो सकता है इसमें 4 लोब हो सकता है इसमें 5 लोब हो सकता है इसमें 6 हो सकता है इसमें 7 हो, यानी इसके न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपता, नहीं है कि अरे तुम देखिए गांव में जाते हैं तो बहुरूपीय होते हैं, बहुरूपीय, नहीं जानते हो, ठीक है। वो अपना मूछे बना लेंगे, कैप पहन लेंगे, चेहरे को रंग बिरंगा कर लेंगे, क्या बोलते हैं, तुम सब इन्फ्लुएंसर हो, जो लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। एक ने बोल दी ये गंदा है, ये गधा है, जो भी है, ठीक है। एक ने बोल दी ये घोड़ा है, हाँ घोड़ा है। जब जब तक तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी, और मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर तब आएगी जब तुम सेलेक्ट होकर के या जहां भी तुम्हें करना है जॉब में आओगे, तब तुम पॉलिटिक्स को समझोगे, तब तुम लोगों को समझोगे, तब तुम इकोनॉमी को समझोगे, तब तुम धीरे धीरे मैच्योर होगे कि एक्चुअल में सही क्या है गलत क्या है, समझ रहे हो। क्योंकि सारा खेल यहां पर वोट बैंक का है, समझ रहे हो। बाहर से सब कुछ दिखते हैं, भीतर से कुछ और होते हैं, समझ रहे हो। बाहर से सारे नेता लड़ रहे होते हैं और भीतर सारे सारे एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। रियलिटी है ये, तुम सच्ची मानो ना मानो। और सबका एक ही मोटिव होता है, जनता को बेवकूफ बनाओ, ठीक है, और इनको लूटो जितना लूट सकते हो, समझ रहे हो। अब फिर आ गया नीतीश जी, समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं ये अभी ये बुद्धिहीनता की इंडिकेशन है। तुम जब तक मैच्योर नहीं होगे तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे। तुम्हें डिसीजन तब लेना है जब तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम छोटे थे, ठीक है, पिताजी ने कहा कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, तो हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, पिताजी कहते हैं इसलिए, नहीं आया क्या, क्योंकि हम उस परिवेश में पढ़े हैं ना। आगे बढ़े हुए इकोनॉमी को समझे तो पिताजी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या, मेरे समझ में आ रही है कि एक्चुअल में खेल क्या चल रहा है, नहीं आया क्या। तो समय के संग मैच्योरिटी आएगी, तो कुछ चीजें हमें समय पर छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्या सही है क्या गलत है। एक इंसान एक के हिसाब से, जैसे एक इंसान है, ठीक है, सपोज इसके जैसे सपोज कोई एक इंसान है, मैं ही हूं, ठीक है, ये आई तो सर मैं कैसे फीस ठीक करता हूँ तेरी फीस कम, ठीक है, फीस कम करवा दी मैंने, और सब बच्चों के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मतलब अत्याचार, पीट रहा हूँ, मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो इससे पूछा गया कि एमडी सर कैसे हैं, सब बहुत अच्छे हैं एमडी सर, बहुत अच्छे हैं एमडी सर। इससे पूछा गया सर दुष्ट हैं वो तो, जल्लाद हैं वो तो, अब वही एमडी सर है ना, मैं तो चेंज नहीं हुआ ना। तो डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है। एक इंसान के लिए मैं अच्छा हो सकता हूं, एक इंसान के लिए बुरा हो सकता हूं। तो एक्चुअली कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं है। आपके संग कोई मतलब जैसे मानो आपको कोई लूट ले तो आप गाली दोगे उसको, और आपका कोई थोड़ा सा फेवर कर दे तो आप उसको गुण गाओगे उसके लिए। इसलिए थोड़ा मैच्योरिटी आने दो। इसलिए मैं कभी कभी बच्चों से पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, बच्चे भी मैच्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी एज पे मैच्योर नहीं था, मैं भी नहीं समझता था। मुझसे कह दिया था ये है यहाँ वोट देना है, ठीक है भाई ये अच्छा होगा, बड़े लोग कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा, ये नहीं आया क्या।
तो ऐसा नहीं होता, वो मैच्योरिटी हर इंसान की अलग अलग होती है, समय के संग आती है, तभी तो फ्रीडम है। आप जब मैच्योर होगे तो अपने हिसाब से चीजें कैलकुलेट करोगे, समझोगे, समझ रहे हो, तब जाकर के डिसीजन लोगे और आपको फ्रीडम है अपने हिसाब से चीजें करने की। यही है इंडिया। समझ में आया? वापस आ जाओ। इसलिए पॉलिटिक्स की ना बात किया करो, ठीक है। पर बिहार में तो पॉलिटिक्स, रिक्शा चला रहा है वो भी पॉलिटिक्स की बात करता है, टेम्पू में मैं बैठ के जा रहा हूं तो टेम्पू वाले से बात करो, पॉलिटिक्स की पूरी बात उससे पूछ कर लो। मतलब पॉलिटिक्स भरी पड़ी है अंदर, किसी से भी कोई, मतलब कहीं भी मैं जाता हूं वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। चलो फिर अच्छी बात है तो, ठीक है। वापस आओ। अब बात कर रहे थे यहां पर, इधर, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं तो ग्रेन्युलोसाइड, और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है तो ग्रेन्यूल्स दिखा दें। अगर मैं ग्रेन्यूल्स की बात करता हूं, छोटी छोटी कणकाएं होती, कणकाएं समझते हो, कण, पार्टिकल, ग्रेन्यूल्स, ये दिख रहे हैं ना, ये ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स, जड़ा बड़ा हो गया, ये ग्रेन्यूल्स, तो ये ग्रेन्यूल्स है बेटा, ये ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं, और इन ग्रेन्यूल्स में भी कुछ ना कुछ भरा होता है, समझना मेरी बात। इन ग्रेन्यूल्स में कुछ फिल होता है, फिल। अब वो बताता हूं, अभी मैं थोड़े से ग्रेन्यूल्स दिखा रहा हूं बस। ये सब क्या है? ग्रेन्यूलोसाइट, ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं, और ग्रेन्यूल्स के अंदर भी कुछ होगा, इसलिए मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना रहा हूं। तुम समझ पा रहे हो क्या? तो ये जहां पे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं वो ग्रेन्युलोसाइड है, जहां ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे वो एक ग्रेन्युलोसाइड है। अब बात आती है, समझना मेरी बात भाई, इनका न्यूक्लियस कैसा होगा? राउंड न्यूक्लियस लिख रहा हूं यहां पर मैं, कैसा होगा? राउंड। इनका कैसा होगा? किडनी शेप, किडनी शेप। इनका जरा बताओ कैसा होगा? बायलोब्ड, बाय मतलब दो, जरा इनका बताओ कैसा होगा? ट्राइलोब्ड, ट्राई। इनका कैसा होगा? मल्टी, मल्टी का मतलब फिक्स नहीं है, मल्टी लोब। अब मल्टी लोब के अंदर समझना, 4 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं, 4 से 7 तक कोई भी हो सकते हैं। मल्टी लोब फिक्स नहीं है, ये बहुरूपी है, समझ रहे हो? बहुरूपी, जिनके कई रूप है, बहुरूपीय। नहीं आया समझ में? इसीलिए इनका नाम रखा हमने पॉली मॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, पीएमएनएल। नहीं है समझ, या पीएमएनसी भी बोल सकते हो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, जिनके न्यूक्लियस में बहुरूपता है, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन है, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आया? तो एक परसेंटेज पे क्वेश्चन आता है, परसेंटेज पे आता ही आता है। अगर आपसे पूछ सबसे ज्यादा कौन होते हैं इसके अंदर, तो आप बोलोगे 60 से 65। एनसीईआरटी वाला डेटा याद रखना है आपको। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? लिम्फोसाइट, 20 से 25। अब तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, अब यहां से चालू हो जाओ, ये घटता हुआ क्रम, ये तरीके से बता रहा हूं, जब प्रेशर में हो भूल जाओ तो बसरना है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा बताए थे, फिर यहां से चले थे लास्ट तक। ऐसे तुम्हें जब प्रेशर में आ जाओगे ना तो भूलोगे नहीं, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आप ये कितने होंगे? 6 से %। ये कितने होंगे जरा बता? 2 से 3%। ये कितने होंगे? 0 पॉइंट, बहुत कम, सबसे कम यही होते हैं। यहां तक कोई डाउट? पक्का? अब तीसरा क्वेश्चन अगला याद रखना है आपको, सिर्फ इनका फंक्शन। इसमें 2 सेल ऐसे हैं जो भक्षण करते हैं, फैगोसाइटोसिस, पकड़ के खा लेना। तो पकड़ के खाने की प्रक्रिया को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर फैगोसाइटोसिस। फैगो माने खाना, साइटोसिस मतलब है सेल का खाना, सेल का पकड़ के खा जाना, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहां कहां देखने को मिलेगी? न्यूट्रोफिल्स के अंदर, और कहां पर? मोनोसाइट्स के अंदर। और किसी के अंदर फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया नहीं होती। एनसीईआरटी ने इन तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया है, इनके फंक्शन को, और इनको कॉमनली बोला है ये भी फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं और ये भी होते हैं। इनमें पूछे मैक्सिमम कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल्स।
मैक्सिमम कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। मैक्सिमम तो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, ठीक है, पर होते दोनों हैं। मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स होते हैं पर होते दोनों हैं। यहां तक कोई डाउट? अब मैं इसके फंक्शन को अलग एक्सप्लेन करूंगा, इसके फंक्शन को अलग करूंगा, इसके फंक्शन को अलग करूंगा। पहले मैं बात करूंगा लिम्फोसाइट की। लिख दूं लिम्फोसाइट, स्टार्ट करूं? मेरी क्लास में कोशिश करो यही याद कर लो, यही घर जाके आपको सिर्फ रिव्यू एनसीईआरटी देखनी है और कुछ भी नहीं करना। और मैं आपको सिर्फ अपना होमवर्क 10 से 15 मिनट का दूंगा एनसीईआरटी का, और 10 से 15 मिनट का दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है? कल जाऊंगा तो उससे पहले आपको, मतलब मैं प्रिंट की बात कर रहा हूँ, प्रिंट निकल जाए इतने यहाँ पर कि तो मैं ब्रीदिंग के मैं सारे क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, ठीक है? 200-250 क्वेश्चन वो तुम्हें लगाने हैं आराम से, ठीक है? और जब सर्कुलेटरी खत्म हो जाएगा तो सर्कुलेटरी के तुम्हें 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो तुम्हें आराम से लगाने हैं। अब प्रिंट एकदम समझ रहे हो, मशीन यहाँ लगी नहीं है, ये लोग करवा के लाएंगे। अब जो चीज तो मैंने आगे तुम्हें दिखाई है ना, मुझे बच्चों ने दिखाया सर जो मिल रही है मैं पीपीटी, उस तत्वा से कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। हाँ तो बस तभी तो फिर मैंने अभी तो डिसीजन लिया है, फिर मैंने लैपटॉप पे बैठ के बनाए सारे क्वेश्चन, सब अरेंज किए पुराने जितने भी थे अरेंज करके उस टॉपिक वाइज, जिससे एनसीईआरटी तुम्हारी एक एक लाइन कवर हो जाए। उसमें असर्शन रीजन भी डाले मैंने, फिलिंग द ब्लैंक्स भी डाले हैं, मैचिंग वाले भी डाले हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सबका मिला करके मैं कॉम्बो तैयार करके, अब मैंने कहा कि यार ये मतलब जो तुम सोच रहे हो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? बस तुम मुझे बता दिया करो, ठीक है? जिस बच्चों ने कल फिजिक्स के लिए मुझे बताया, तो फिजिक्स के लिए और बेटर क्या कर सकते हैं, पूरी स्टडी डिस्कस की, अब ये करते हैं, उससे फिजिक्स एकदम सुपर लेवल पे हो जाएगी। कहाँ डलवा दूं यार, टेलीग्राम पे चीजें आउट हो जाती हैं, छोड़ो यार, वो मेहनत करो वहां डाल दो, समझ रहे हो, प्रसाद की तरह बढ़ जाता है वो। नहीं नहीं नहीं, वो पीडीएफ नहीं, मैं ऐसे दूंगा तुम्हें, तुम्हें प्रॉपर, मतलब तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो फिर प्रिंट ना करवाऊं बताओ, तो मेरे लिए आसान होगा, फिर मैं सारी पीडीएफ ही दूंगा। प्रिंट ना, तो फिर चुप रहो, फिर मुझे करने दो, क्योंकि प्रिंट के चक्कर में तो थोड़ा टाइम लग जाता है ना थोड़ा सा, कि फिर वो देखते हैं कहाँ होता है क्या होता है, मशीन जब तक नहीं लग रही तब तक। यहाँ तक कोई डाउट है? हटा रहा हूं मैं आगे। अच्छा ये थ्रोम्बो कहाँ से आ गए यार, देखो अब फटाफट तीनों के फंक्शन लिखो। इधर लिखोगे ल्यूकोसाइट, क्या लिखोगे? ल्यूकोसाइट। अरे सॉरी, ल्यूको लिख रहा हूं बार बार मैं, लिम्फो, लिम्फो। अगर लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 2 पार्ट के अंदर। लिम्फोसाइट 2 टाइप के हो सकते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है? एकेडमिक के अलावा कुछ और भी दिक्कत हो ना, नॉन एकेडमिक, वो भी आप शेयर कर दिया करो मुझसे, ठीक है? नॉन एकेडमिक का मतलब यहाँ की, ठीक है? अभी हॉस्टल तक मेरी पहुंच नहीं है मेरी है, ठीक है? मतलब यहाँ एकेडमिक की अलावा नॉन एकेडमिक कोई दिक्कत आती है वो भी आप मुझे शेयर करोगे, सॉल्व करूंगा मैं तुरंत, ठीक है? डाउट में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? हॉस्टल में डाउट पहुंचा दें क्या, ये कह रहे हो क्या? कि टीचरों को सर वहीं कमरे में पहुंचाओ डाउट के लिए, डाउट में कोई दिक्कत तो नहीं है? वो बड़े वाले रूम के अंदर डाउट आपके, हाँ वो नहीं होगा उसको, कल वो हम हल्ला हल्ला वाली बात तो हम करा देंगे, कल ही हमने वैसे अनाउंस करवा दिया है कि गर्ल्स अलग बैठेंगे बॉयज अलग बैठेंगे, ठीक है? और एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होंगी चीजें, ठीक है? चलो टेंशन मत करो, जो चीजें मुझे दिख रही हो तो मैं करता जा रहा हूँ, फिर कुछ चीजें नहीं दिख रही जो हिडन है नहीं समझ पा रहा हूँ तो वो तुम मुझे बता दोगे, ठीक है? क्या माइक? वो यार तुम तो लोहे का कट्टा बनवाया क्या करें बताओ, इधर आओ चलो, यार मैं बात कर रहा हूँ एकेडमिक की। इधर आओ, देखो सबसे पहले अब बस एकदम साइलेंट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, सबसे पहले बात करेंगे इसकी बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है? और फिर बात करेंगे क्या, टी लिम्फो, मेरे साथ साथ लिख लो फटाफट, साइट्स। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं बी लिम्फोसाइट, जरा बताओ?
दो, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। एक्टिव की बात करेंगे, एक्टिव का मतलब है जो एंटीबॉडी बनाते हैं, इनएक्टिव का मतलब है फ्यूचर में बनाएंगे। आप समझ रहे हो? इन एक्टिव, एक्टिव को क्या बोलेंगे जरा बताओ? प्लाज्मा, प्लाज्मा। इनएक्टिव को क्या बोलेंगे जरा बताओ? मेमोरी, मेमोरी सेल्स। कोई डाउट? ठीक है, यहां जो एक्टिव है प्लाज्मा सेल है, क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये क्या काम करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। किसमें पार्ट करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं टी लिम्फोसाइट की बात करता हूं तो टी लिम्फोसाइट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 3 पार्ट, 4 पार्ट में। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स जानते भी हो आप, ठीक है। टी किलर, किलर सेल्स जानते हो आप। टी सप्रेसर सेल्स जानते हो आप। और टी मेमोरी, टी मेमोरी सेल्स, इनको भी जानते हो। तो मेमोरी सेल्स यहां पर भी हैं और मेमोरी सेल्स यहां पर भी हैं, ठीक है। और जो मेमोरी सेल्स जहां होंगे वो वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? बिल्कुल। तो अगर मैं हेल्पर सेल की बात करता हूं, ये पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं कंट्रोल। ऑल इम्यून सेल, उसमें चाहे वो बी लिम्फोसाइड हो, बी लिम्फोसाइड हो, या टी लिम्फोसाइड हो, या ल्यूकोसाइड हो, ल्यूकोसाइड। इसको कब खत्म कर लेते हैं, तब तक है ना, फिर तभी छोड़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है इसके अंदर? इसीलिए तो मैंने बताया था एचआईवी इतना दुष्ट है, एचआईवी इतना दुष्ट है, वो सीधा अटैक किसको करता है? हेल्पर टी सेल को। इसको घेर लो, खेल खत्म। समझ रहे हो ना? अब अगर मैं बात करता हूं किलर सेल, किलर सेल किसको टारगेट करते हैं, किल करते हैं? ये ओनली 2 सेल को किल करते हैं जो अपने ही सेल हैं, अपने ही कैंसर सेल, अपने ही सेल के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, अपने ही सेल जिसके अंदर भूत का प्रवेश हो गया है, यानी वायरस इन्फेक्टेड सेल। समझ रहे हो? वायरस भूती तो है भाई, मार सकते हो वायरस को? नहीं, वो खुद मरा हुआ है, पर किसी की सेल में एंटर करते ही उसमें ताकत आ जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी को यूज करना चालू कर देता है। तो इन 2 सेल को मारने जो अपने ही सेल हैं, ठीक है, ये किल करते हैं वायरस, वायरस इन्फेक्टेड सेल को। और किसको किल करते हैं जरा बताओ? कैंसर। आज की डेट में जो जितनी भी थेरेपी आ रही है, वो थेरेपी क्या काम कर रही है? वो इन सेल के ही नंबर को बढ़ा रही है। अगर लोगों को कैंसर क्यों हो रहा है? अगर आपके बॉडी के अंदर कैंसर को मारने वाली सेल ऑलरेडी बॉडी के अंदर, बॉडी में सब कुछ है, नेचर ने आपको सब कुछ दिया है, आप नेचर के अकॉर्डिंग चलते हो, नेचर के अकॉर्डिंग फ्रूट्स खाते हो, नेचर के अकॉर्डिंग रहते हो, अपने को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हो, तो मैं सच कह रहा हूं, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। नेचर ने हर चीज का सोल्यूशन दिया है आपको। कैंसर मारने की क्षमता आपकी बॉडी में ही है, जब आप नेचर के विरुद्ध चलते हो, एसी में बैठते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? नेचर के विरुद्ध फ्रूट्स खाते हो जो है ही नहीं। समझ रहे हो? नेचर बना नहीं रही है, ठंडी के अंदर गर्मी वाले फूड खा रहे हो। समझ रहे हो? आप डब्बे बंद चीजें यूज कर रहे हो, आप पैकेट में मिलने वाली चीजें यूज कर रहे हो, आप समोसा खा रहे हो जो मोवी ऑयल से बन रहा है। नहीं आया क्या? तो तुम कहां से तुम्हारा इम्यून सिस्टम फास्ट करेगा? हरी सब्जियां, फ्रूट्स आपकी डाइट में ज्यादा होने चाहिए, जो इम्यूनिटी बूस्टर है, वो तुम खाते ही नहीं हो। हल्दी आपकी डाइट में होनी चाहिए, जो इम्यूनिटी बूस्टर है, आप खाते ही नहीं हो। सब्जी वाली हल्दी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉपर हल्दी, समझ, कच्ची हल्दी। समझ रहे हो? ठीक, ग्लो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी डाइट में होनी चाहिए, है ही नहीं, जानते ही नहीं हो ग्लो क्या होती है। तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी डाइट में होनी चाहिए, पर कहां से खाएं? तुलसी मिलती ही नहीं है तुलसी तो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अनार का जूस इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। आप खाओगे भी तो गन्ने का जूस पियोगे, अनार का जूस नहीं पियोगे, ठीक है। मतलब बता रहा हूं मैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर है। चुकंदर इम्यूनिटी बूस्टर होता है, चुकंदर का जूस खूब पिया करो, सस्ता भी मिलता है वो, ठीक है। कितना? 10 रुपए गिलास, कितना सस्ता मिलता है, 1 गिलास पी लिया करो भाई, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। आपकी सारी ब्लड वेसल्स को क्लीन करने का काम करता है। लेमन, नींबू आपकी बॉडी की एक ऐसा एसिड है जो बॉडी को अल्कलाइन रखता है, एक ऐसा एसिड जो बॉडी को अल्कलाइन रखता है, लेमन। नहीं समझ में आया?
और लिवर कहां गया, लिवर लिवर लिवर, हाँ, लिवर को अगर सही करना है तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने को खुद सही करता है। पूरी बॉडी में एक लिवर ही ऐसा ऑर्गन है जो अपने को खुद सही करता है, करने की जरूरत नहीं है, पर उसको करने दो। करने दो का मतलब है थोड़ा फास्टिंग करो भाई, उसको रेस्ट दो। और तुम समोसा खाओगे तो उसको मार लोगे उसको। समोसे का ऑयल लिवर को खत्म कर देता है, समझ में आया? कोई भी तुम टॉक्सिक चीज खा रहे हो वो लिवर को मार देगी, खत्म कर देगी। तो लिवर को क्या करो, थोड़ा रेस्ट दो। उबली हुई सब्जियां खा लो 7 दिन 8 दिन, ठीक है। डिटॉक्सिफाई सॉल्यूशन, नींबू का पानी, ये पानी, वो पानी, ये पियो, नारियल पानी ये पियो, तो लिवर थोड़ा शांत रहेगा, वो अपने आप अपना रिपेयर कर लेगा। उसको वो 15 दिन दे दो रिपेयर करने के लिए, तू बस शांत रहे, मैं कुछ भी गंदा नहीं खाऊंगा, तू सही हो जा, वो अपने आप सही हो जाएगा, थैंक्स और बोलेगा। और जिसका लिवर जितना दुरुस्त उतना ही वो, समझ में आया? जिगरे में कितना दम है। तो जिगर का खेल यहाँ का खेल है, यहाँ का खेल नहीं है। तो हमेशा जब भी लड़ाई करोगे करोगे तेरे जिगरे में कितना दम है, ठीक है, ये समझ में आया? तो लोग हंसेंगे पर वो हंस नहीं रहे, बेवकूफ है, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, जिसके जिगरे में जितना दम होगा ना वो उतना ही खतरनाक होगा, समझ में आया? तो यहां तक कोई डाउट? कैंसर को मारने की कैपेसिटी हमारे पास ही है, हमें खुद एक्टिवेट करने पड़ेगी। अब ये सेल अपने ही सेल को मार रहे हैं, कैंसर भी अपनी सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल भी अपनी सेल है, आप समझ रहे हो? अगर जरा सी भी गलती हो गई तो नॉर्मल सेल को भी मार लेगी ना ये तो इसलिए इनको शांत रखना जरूरी है। इसलिए नेचर ने कहा, क्या कहा कि सप्रेसर सेल को बनाओ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो सप्रेसर सेल इनको सप्रेस करके रखते हैं, शांत करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? सप्रेस करके रखते हैं, शांत करके रखते हैं कि भाई तुम शांत रहो, देख के मारना, नॉर्मल को मत मार देना, इन्हीं को मारना है। नहीं आया क्या? और मेमोरी तो समझ में आ गया, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए काम करेगी। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? अब 2 और लिखाऊंगा बस, छुट्टी तुम्हारी, छुट्टी का मतलब ब्रेक, हटा दो उसको, तो एक पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। अब हमारा कौन सा बचा? अब देखो इयोसिनोफिल्स बचे। इयोसिनोफिल समझते हो? जिसके अंदर इयोसिन नाम की डाई, देखो इसमें तो उसको रंगोगे तो रंग नहीं पाएंगे, पर जरूरत भी नहीं है, एक छोटी है सबसे बड़ी है, पहचान लोगे माइक्रोस्कोप में लगा करके। ये तीनों बराबर की है, नहीं पहचान पाओगे, तो इनके लिए रंगना पड़ेगा, रंजक समझते हो? रंजक डाई, ठीक है, तो डाई यूज करने पड़ेगी, और डाई ये एब्जॉर्ब भी कर लेंगे क्योंकि इनके पास ग्रेन्यूल्स हैं। जब इसको मैंने रंगा तो एक एसिडिक डाई यूज की, एसिडिक डाई इयोसिन, इसलिए नाम रख दिया इसको इयोसिनोफिल, फिल मतलब भर देना, इयोसिनोफिल। इसको नाम दिया मैंने बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू, बेसोफिल, फिल कर दिया इसको अंदर बेसिक डाई से। अब ये ऐसे थे जो एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन न्यूट्रल, यानी एसिड और बेस को मिलाकर के न्यूट्रल डाई बनाई हमने, उससे भर गए, यानी इसको बोलेंगे बेसोफिल। नहीं आया क्या? सॉरी, न्यूट्रोफिल। नहीं आया क्या? न्यूट्रल डाई। कोई डाउट पीछे? हाँ बेटा, समझ रहे हैं ना? पीछे इधर आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब इनके फंक्शन और इनके फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं इयोसिनोफिल्स और एक तरफ बेसोफिल्स, लास्ट है आज का क्वेश्चन, करके आने हैं इसमें, आज क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने काफी, कल मैं डिस्कस करा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है? या कल ही करा दूं इसको मैं? कल ही कराता हूं, तुम्हारा ब्रेक, अगला चैप्टर तुम्हारा वो ब्रेक ना चला जाए, क्योंकि मैं तो करा दूंगा कल, कल ये खत्म करा करके मैं ब्लड ग्रुप करा दूंगा कल मैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आज वाले डिलीट कर रहा हूं जो कल दिए थे मैंने, ये तो कर लिए ना? क्वेश्चन देख कोई एक मिनट, ठीक है ठीक है। देखो ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं इसके अंदर। ब्लड भाई ऑल आ जाएगा इसके अंदर। तो प्लाज्मा कितना होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा? ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा आएगा जरा बताओ? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, पहले ही आ गया। ऑल सॉल्यूट नहीं। लाइफ स्पेन कितनी होती है? अरे 120 डेज है, डेज, ठीक है। और यहां कितना आ जाएगा जरा बताओ? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। कोई डाउट? इधर से बताओ। मैमेलिन आरबीसी आर इन शेप, अरे बाई कॉनकेव, समझ गए ना मेरी बात? ग्लोबुलिन कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा प्राइमरली इन्वॉल्व इन, किसमें काम करती हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, डिफेंस मैकेनिज्म,
ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलिन की बात चल रही है यहां पर, डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर ध्यान रखना है, प्लाज्मा कंटेन, पूछा क्या है, करेक्ट वन रिगार्डिंग द, समझ रहे हो, करेक्ट ढूंढना है इसके अंदर। प्लाज्मा कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, एनसीईआरटी ने हाई नहीं दे रखा, लो दे रखा है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर नॉट ऑलवेज ट्रांजिट स्टेट, ऑलवेज नहीं आएगा, ट्रांजिट स्टेट में ही रहते हैं। फैक्टर फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एक्टिव फॉर्म में हमेशा नहीं होते, इनएक्टिव में होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, यस, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। तो कौन सा करेक्ट पूछा है इन्होंने, 3। बस हो गया। ये क्वेश्चन आज करने हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, ये सारे करने हैं आपको, ठीक है, ये सारे करने हैं आपको। जो क्वेश्चन मैंने करा दिए, जो टॉपिक रह गया उनको छोड़ देना, कल करा देंगे। जितना मैं करा चुका हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना सारे, कोई डाउट। फटाफट ब्रेक ले लो 2 से 5 मिनट का। सैटरडे को नहीं होगी, ठीक है, पर अगली बार से मैं करा लूंगा, क्योंकि अभी तो इन्होंने रिजर्वेशन करा दिया है, रिजर्वेशन करा दिया अभी तो उन्होंने, आगे से मैं रिजर्वेशन पहले ही रोक दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो समझ गए ना, क्लास के बाद 15-20 मिनट किसी को रुकना है तो ऊपर हॉल में आ जाए ना, ऊपर हॉल में हम लोग आइज वाला, अगर पूरा मैं मतलब इतना है, आइज से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, सर के दर्द से रिलेटेड, हाँ 3-4 चीजें बता दूंगा मैं, ठीक है। और एक आई कप आते हैं मैंने मंगाए हैं, वो तुम्हें लेने पड़ेंगे, ठीक है, 40-50 रुपए के आते हैं, वो फिर जिंदगी भर काम करेंगे तुम्हारे, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा, मंगाए मैंने, वो आइस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है, वो मैंने जो ढूंढ ढांड के लेकर आगरा में और वहां दिल्ली में तो मिल जाते हैं, यहाँ दिक्कत आई है, ठीक है। तो सब चीज आज शाम को डिस्कस करेंगे 2 से 2:30 के बीच में। हाँ बेटा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर नॉट ऑलवेज, जबकि ऑलवेज ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब है कांस्टेंट लेवल, एक फिक्स, जैसे ग्लूकोज का अमाउंट फिक्स होता है ना, तो ट्रांजिट स्टेट में ज्यादा हो जाएगा तो निकाल दिया जाएगा, ठीक है। लिपिड, अमीनो एसिड, ये एक फिक्स स्टेट में होते हैं, ज्यादा होते हैं तो निकाल दिए जाते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, पर ब्लड के अंदर इनका अमाउंट फिक्स रहता है, इसको ट्रांजिट स्टेट कहते हैं। बायोमोलिक्यूल में भी ये लाइन दे रखी है इस तरीके से। सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर जितने भी होते हैं 13 होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव तो हो ही नहीं सकते, नॉर्मल फॉर्म में ही जमा देंगे ब्लड, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, जो डाउट में क्या है, कुछ पढ़ ली तो पास वाली में Go to deep breathing during rest of some time, followed by temporary stoppage of breathing because of CO2 stoppage, high CO2 concentration in blood। ज़्यादा हो जाएगा तो CO2। अगर तेरे ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो तेरे कीमोसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, तो तेरी डीप ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा देंगे, सांस लेने की दर को बढ़ा देंगे। एचएनओ CO2 बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं होता, एनसीईआरटी ने साफ-साफ लिखा है कि कोई रुक जाएगा। Forced breathing during the rest of some time is followed by temporary, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आप गहरी गहरी सांस लो 4 बार, ली कुछ समय के लिए आप ब्रीथ नहीं करके देखो, तो कुछ सेकंड आप सांस नहीं लोगे, स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप ऑफ ब्रीथिंग बिकॉज ऑफ लिटिल CO2 इन ब्लड। इसके लिए आप क्यों, इसलिए कि कोई CO2 लेवल तुम्हारे अंदर कम हो गया, और CO2 लेवल बढ़ जाएगा तो ब्रीथिंग तुम्हारी बढ़ जाएगी। अब CO2 लेवल पहला आना, लिटिल CO2 लेवल करना, लिटिल CO2, इसीलिए हम ब्रीथ नहीं करेंगे, मतलब ऑक्सीजन तो हाई हो जाएगा। हाँ ऑक्सीजन हाई होगा, तो ऑक्सीजन के लिए CO2 कम जाता है, एचएनओ CO2 के लिए ही हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन। ट्रांजिट स्टेट का ट्रांजिट का मतलब है कांस्टेंट स्टेट, जैसे अगर ग्लूकोज ज्यादा लगा बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब कांस्टेंट स्टेट में रहती है। तो तेरा ग्लूकोज देखेंगे तो लोगों 100 के आसपास ही मिलेगा, सबका 100 के आसपास मिलेगा, तो ट्रांजिट स्टेट है। और सर प्लाज्मा सेल का बदलने जो फ्यूजन प्लाज्मा में प्रेजेंट प्लाज्मा सेल नाम है, क्वेश्चन नाम है,
प्लाज्मा में भी होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में भी होते हैं। नाम है